गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10 के साइंस में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 5 है, जैव प्रक्रम, जिसे हम लाइफ प्रोसेसेज कहते हैं। और बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पे आधारित है। और आज इस चैप्टर के हम कुछ हेडिंग देखेंगे, जैसे जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व कौन होते हैं, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अध्याय 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस है। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो हमें पता है कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक, उनके शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो सजीवों के शरीर में होने वाले जो प्रक्रम या क्रियाएं हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अब ये जो क्रियाएं हैं वो कितने टाइप की होती हैं? जैसे पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? तो हमें पता है कि जो जीवधारी हैं उन्हें जीवित रहने के लिए और अपने शरीर में होने वाले प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यह ऊर्जा वह कैसे प्राप्त करते हैं? यह ऊर्जा वह भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब जितने भी सजीव हो, चाहे वो पशु हो, जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों या चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, तो उन्हें कुछ न कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो होती है ऊर्जा। और यह जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो जीव शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक, और इसी ऊर्जा के स्रोत को वो कैसे प्राप्त करते हैं? भोजन से। मतलब ऊर्जा को जीवधारी जो होते हैं वो भोजन के रूप में क्या होते हैं? प्राप्त करते हैं। तो शरीर के बाहर जो स्थित भोजन होता है उसको शरीर में यथोचित रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। इसी तरीके से श्वसन, तो श्वसन भी हमारा एक जैव प्रक्रम है, क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं वो श्वसन, सांस तो जरूर लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन भी हमारा क्या है? एक जैव प्रक्रम है। अब श्वसन लेते कौन है? जो सजीव है, जो जीवधारी है वही लेते हैं। निर्जीव थोड़ी ना श्वसन लेंगे। तो सजीवों के शरीर में होने वाला यह भी एक प्रक्रम है। इसी तरीके से वहन है, जिसे हम परिवहन भी कहते हैं। तो परिवहन का मतलब क्या होता है? जैसे जीवधारी के शरीर में किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने का जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन। जैसे रुधिर होता है, तो जो रक्त होता है वो विभिन्न पदार्थों को क्या करता है? मनुष्य के बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो मनुष्य के बॉडी में जो परिवहन का काम करता है वो क्या करता है? ब्लड, रक्त करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला है आपका उत्सर्जन। यह भी जीवधारी के शरीर में ही होता है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी जीवधारी के शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। और यह भी सजीव के शरीर में ही होने वाला एक प्रक्रम है। अगला है जनन या प्रजनन, जिसे कहते हैं। ठीक, तो जनन या प्रजनन क्या होता है? जनन या प्रजनन का मतलब होता है अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करना। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन प्रजनन। तो यह भी सजीवों के शरीर में होने वाली ही क्या है? प्रक्रम है। अगला होता है संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता का मतलब होता है कि जितने भी बाह्य उद्दीपन है आपके, उसको महसूस करना और उसके प्रति प्रतिक्रिया करना। ठीक है, उसे हम कहते हैं संवेदनशीलता। और एक आपका लास्ट प्रक्रम जो होता है उसे हम कहते हैं अनुरक्षण या रख रख। तो इसका मतलब कि अपने बॉडी का रख रखाव या उसकी मेंटेनेंस करना भी जो है, ये जो लक्षण होता है किसमें पाया जाता है? सजीवों में। तो इसे हम कहते हैं अनुरक्षण या रख रखाव। तो ये सजीवों के शरीर में होने वाले कुछ प्रक्रम हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो पोषण होता है, पोषण के लिए जो जीवधारी होते हैं, मतलब जो आपके जीव जंतु या मनुष्य होते हैं, वो खाद्य स्रोत पर आधारित होते हैं। ठीक है, और जो आपके खाद्य स्रोत होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? कार्बन पर आधारित होते हैं। तो कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार का पोषण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे आपके जो हैं पादप हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं, इनका पोषण क्या होता है? पूर्णतः भिन्न होता है। यह कार्बन के स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से
और जल को जड़ों द्वारा भूमि से ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? कार्बनिक भोजन ही होता है। ठीक है। श्वसन, तो श्वसन जो है आपको पता है कि जो आपके जीव जंतु या मनुष्य होते हैं वह भी श्वसन करते हैं, और पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन तंत्र उनमें भी होता है। ठीक है। तो जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और जबकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। वहन परिवहन का मतलब होता है, तो शरीर में जो है, जो जीवधारी हैं मतलब सजीव हैं और या जीव जंतु हैं, उनमें जो परिवहन का काम करता है वो ब्लड करता है। ब्लड क्या करता है? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, जबकि पादपों में ये परिवहन का काम जाइलम करता है। कौन करता है इसमें? पादपों में जाइलम। इसी तरीके से उत्सर्जन होता है, तो उत्सर्जन में शरीर में जो होने वाले आपके मेटाबॉलिज्म है, उपापचय जिसे हम कहते हैं, इसके कारण विभिन्न प्रकार के ऐसे बाई प्रोडक्ट का निर्माण होता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। ठीक है। तो इन हानिकारक पदार्थों को निकालने के लिए उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। संवेदनशीलता, जिसे हम जो है उत्तेजनशीलता भी कह सकते हैं, यह भी एक जीव द्रव्य का मौलिक गुण होता है, और सभी जीवों में उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता क्या होती है? पाई जाती है। ठीक। जिसके आधार पर वो अपनी प्रतिक्रिया क्या करते हैं? दिखाते हैं। अनुरक्षण, रख रखाव, मेंटेनेंस, यह भी सभी करते हैं, सभी जीवधारी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, और मनुष्य भी करते हैं। अब अगला टॉपिक है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो जीवों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपचयी क्रिया, दूसरी होती है उपचयी क्रिया। अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? तो अपचयी क्रियाओं में जो हमारे शरीर के अंदर बड़े अणु होते हैं, वो बड़े अणु छोटे अणुओं में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है। मतलब बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही अपचयी क्रिया कहलाता है। जैसे पाचन, पाचन का मतलब जैसे हम मान लीजिए कि जो है भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने के बाद जब वो हम उसको उसका रोटी का करते हैं, उसको मुख में डालते हैं, तो जैसे ही हम रोटी का निवाला तोड़ के मुख में डालते हैं तो मुख गुहा जो आपकी होती है वहीं से पाचन उसका स्टार्ट होने शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपने रोटी के टुकड़े को तोड़कर मुख में डाला, मुख गुहा में गया, और जैसे ही चबाना शुरू किया तो पाचन वहीं से आपका स्टार्ट हो गया। अब वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत बड़ी आंत में जाते जाते वो सरल अणुओं में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जब ये बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं मतलब सरल अणुओं में टूट जाता है तब हम कहते हैं कि हमारा भोजन पच गया है। तो इस प्रकार जो बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं तो यह क्रिया कहलाती है अपचयी क्रिया। तो पाचन और श्वसन जो है वो हमारी क्या है? अपचयी क्रियाएं हैं। अब दूसरी क्रिया हमारी होती है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाओं में क्या होते हैं? तो उपचयी क्रियाओं में छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। अब उपचयी क्रियाओं में छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होता है? एक बड़े अणुओं का निर्माण होता है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे पेड़ पौधों में होता है। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। 4 चीज़ें कौन कौन से? तो सबसे पहले हमें पता है कि क्लोरोफिल, पहला होता है क्लोरोफिल। ठीक। दूसरा हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल, दूसरी आवश्यकता पड़ती है जल की। तीसरी आवश्यकता हमें पड़ती है CO2 की, तीसरी आवश्यकता CO2 की पड़ती है। और चौथी जो सबसे मेन आवश्यकता है वो हमें पड़ती है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की। ठीक। तो ये प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, और ये 4 चीज़ों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और तब जाके हमारा बनता है स्टार्च, जिसे हम कहते हैं मंड, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो
इन 4 छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो बड़ा अणु हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है? स्टार्च। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी हुई? उपचयी क्रिया। इसी तरीके से वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब कैसे हैं? उपचयी क्रियाएं हैं। देखिए यहाँ संश्लेषण शब्द है, तो संश्लेषण शब्द का ही मतलब होता है निर्माण होना। कई चीज़ों से मिलाकर किसी का निर्माण होना ही कहलाता है संश्लेषण। अब यहाँ नोट पे एक चीज़ लिखा है कि अपचय प्लस उपचय दोनों मिलाकर होते हैं उपापचय। तो उपापचय का मतलब क्या होता है? देखिए, अपचय का मतलब होता है छोटे छोटे अणुओं में टूटना। उपपचय का मतलब होता है छोटे अणुओं का बड़े अणुओं में निर्माण, जुड़ना या निर्माण होना। तो इन दोनों से मिलकर बनता है उपापचय। उपापचय का मतलब होता है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इस वर्ड का यूज काफ़ी हुआ है। तो उपापचय का मतलब होता है कि जब शरीर में बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया एक साथ होती है, ठीक है, जैसे छोटे छोटे अणुओं में टूटना और अणुओं का मिलकर आपस में जुड़ना या बड़े अणु का निर्माण करना, तो बनने और बिगड़ने दोनों की प्रक्रिया जब होती है तो उसे हम कहते हैं उपापचय। या जीवधारियों के शरीर में अपचय और उपचय की जो प्रक्रिया होती है एक साथ, उसे हम कहते हैं उपापचय। तो अपचय को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म, उपचय को कहते हैं एनाबोलिज्म और उपापचय को कहते हैं मेटाबोलिज्म। किसी भी जीव जंतु, किसी भी बच्चे या बड़े के किसी के भी बॉडी में उपापचय की जो प्रक्रिया है वह बहुत अच्छी होती है, तब उसका शरीर क्या होता है? स्वस्थ होता है। मतलब किसी के शरीर में अगर बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, मतलब वो जो खाता है उसको पच जाता है, जो पीता है उसको पच जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है, बीमार कम पड़ता है, तो इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म क्या है? बहुत अच्छा है। तो जिसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सबसे बढ़िया होगा, सबसे अच्छा होगा, उसका शरीर सबसे स्वस्थ होगा और वह जो खाएगा उसको आसानी से क्या कर लेगा? पचा लेगा। मतलब उसके शरीर में बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अब कोई व्यक्ति अगर बीमार है, वो अपने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को बदल ले, तीसरे डॉक्टर को बदल ले, और तब भी उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म क्या है? गड़बड़ है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाने के लिए डॉक्टर दवा दे देते हैं। तो जिसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है उसका शरीर धीरे धीरे क्या होने लगता है? निरोग होने लगता है और वह स्वस्थ होने लगता है। तो डॉक्टर इसी की दवा, मेटाबॉलिज्म की दवा जो है देते हैं ताकि इसकी दर बढ़े और ये शरीर में अपचय संतुलित कर सके। अब अगली हेडिंग आती है हमारी पोषण, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो पोषण अभी जस्ट हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था। पोषण का मतलब हमें पता है कि सभी जीवधारियों को जो है जीवित रहने के लिए, अपने शरीर के सारे प्रक्रम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और वह ऊर्जा उनको कैसे मिलती है? भोजन से। ठीक, तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है पोषण। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है पोषण। अब पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो पोषण की जो आवश्यकता हमें पड़ती है, पहले पड़ती है किसके लिए? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। शारीरिक वृद्धि के लिए, तो शारीरिक वृद्धि के लिए भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब पेड़ पौधे छोटे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनमें नई कोशिकाएं जो है क्या होती हैं? का निर्माण होता है। जब शरीर बढ़ता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए पोषण की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तीसरा है टूट फूट की मरम्मत के लिए। ठीक, हमारे बॉडी में भी टूट फूट काफ़ी ज़्यादा होती है। कैसे होती है? जैसे जिस बॉडी का हम यूज ज़्यादा करते हैं उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा, जिसकी मांसपेशियाँ यूज होती हैं उनमें की कोशिकाएं क्या होती हैं? ज़्यादा टूटती हैं। ठीक है, और कोशिकाएं टूटती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, तो उसमें टूट फूट की मरम्मत के लिए भी पोषण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है साइकिल चला के विद्यालय जा रहे हैं, तो साइकिल चलाने में जो मांसपेशियां हमारी ज़्यादा यूज हो रही हैं उसकी जो है कोशिका क्या होती है? टूटती है, जनरेट। तो मतलब कोशिकाओं का टूटना और बनना ये जो है हमारे बॉडी में होता रहता है। तो जो भी मांसपेशियां ज़्यादा यूज होती हैं उनकी कोशिकाएं टूटती हैं और फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये इसके लिए पोषण की आवश्यकता हमको पड़ती है।
तो जितने भी फिजिकल वर्क जो है आपने दैनिक जीवन में करते हो, तो फिजिकल वर्क के दौरान आपके बॉडी की जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो टूटती हैं और नई कोशिकाएं क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, और इसके लिए पोषण की उन्हें आवश्यकता पड़ती है। अगला है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। तो रोगों से प्रतिरक्षा के लिए भी पोषण की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे शरीर में जो बहुत सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को रोकने के लिए या उन्हें कम करने के लिए भी क्या होती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो रोगों से प्रतिरक्षा के लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी पोषण की कुछ आवश्यकताएं। अगला टॉपिक है भोजन के मुख्य घटक। ठीक, तो ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।